नमस्कार दर्शकों, आज के हमारे खास मेहमान है सुनील शर्मा, जो भारतीय जनता पार्टी के महासचिव हैं, फायर ब्रांड नेता है। सुनील जी, आपका स्वागत है। धन्यवाद। किलिंग हुई है, अफसोसजनक है, चिंताजनक है, क्या कहेंगे आप? ये बहुत ही दुखद समाचार अभी अभी हमें सुनने को मिला है। शोपियां ज़िला के एक गांव में पूरनचंद भट्ट, कश्मीरी पंडित, जिसको आज आतंकवादियों ने निशाना बनाया, ये साफ दर्शाता है कि जो आतंकवाद, जो टेररिज्म अभी अंतिम सांसें गिन रहा है, कहीं न कहीं ये उनकी करतूत फिर ये दर्शाती है कि उनके जो ये कायरतापूर्ण ये इस प्रकार के कृत्य हैं, उनसे वो बाज नहीं आ रहे हैं। लेकिन एक बात मैं आपको कहना चाहूँगा, भारत सरकार की इच्छा शक्ति जो है, और विशेषकर गृह मंत्रालय की जो इच्छा शक्ति है, वो बहुत प्रबल है। और जिस प्रकार से एक पूरा अभियान टेररिज्म के विरुद्ध यहाँ पे चल रहा है, इसको पूरा अप्रूट किया जाएगा। आतंकवाद के जितने भी मैं कहता हूँ कि शाखें हैं, ब्रांचेस हैं, इनको इस वक्त आइडेंटिफाई करके इनको पूरी तरह से रूट आउट किया जा रहा है। मैं कहता हूँ कि पहले तो टेररिस्ट को सिक्योरिटी फोर्स मारती थी, लेकिन अब जड़ों तक जो स्टेट इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी जा रही है। और आज ही आपने देखा होगा, आज 5 कर्मचारियों को टर्मिनेट किया गया, उनके टेरर लिंक थे। ये दर्शाता है कि जो भारत सरकार की प्रबल इच्छा शक्ति है, वो आने वाले दिनों में यहाँ पे शांति का वातावरण बिल्कुल स्थापित करेगी। लेकिन सुनील जी, अगर आप इस वक्त विपक्ष में होते, इतना बवाल काटा होता, आप सोच भी नहीं, उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। हमने देखा हुआ आपको विपक्ष में, आप कहते थे अब जो कांग्रेस की यूपीए सरकार, वो कड़े शब्दों में निंदा करेगी, उसके अलावा कर भी कुछ नहीं सकती है। नहीं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार केवल निंदा नहीं करती है, वो प्रैक्टिकल करती है। आपने देखा होगा पिछले साल 2021 अक्टूबर से जब भी टारगेटेड किलिंग्स इन्होंने शुरू की, जिसमें स्वर्गीय मखनलाल बिंद्रू हो, जिसमें स्वर्गीय सुपिंदर कौर जी हो, अभी इस साल राहुल भट्ट जी हों या रजनी बालाजी हों, आपने देखा होगा किस तरीके से यहाँ पे सिक्योरिटी फोर्सेस ने ऐसे लोगों को आइडेंटिफाई करके जो टेररिस्ट थे उनको किस प्रकार से कब्रिस्तानों तक पहुंचाया, और जो इनके लिंक से जो इनका सपोर्ट स्ट्रक्चर था उसको भी आइडेंटिफाई करके तिहाड़ तक, जेलों तक पहुंचाया और उनके पीछे, उनके ऊपर केस लगाए गए। तो जो कांग्रेस की यूपीए सरकार थी और उनकी यहाँ पे जो शाखें थी, यहाँ पे चाहे एनसी थी चाहे पीडीपी थी, इसकी बेस, इसका आधार जो है वो आतंकवाद, अलगाववाद ही रहा है। उन्होंने हमेशा जमात को सपोर्ट किया, उन्होंने हमेशा यहाँ पे अलगाववादियों को सपोर्ट किया। भारतीय जनता पार्टी सरकार ने प्रैक्टिकल किया है, उन्होंने अलगाववादियों को जेलों तक पहुँचाया, जमात पर बैन लगा दिया है। ओवरग्राउंड वर्कर्स को कोई भी कहीं पे भी जगह नहीं है, उनको अरेस्ट करके उनकी जगह तक पहुंचाया जा रहा है। और जो बंदूकधारी, ये हथियारबंद टेररिस्ट हैं, इनको आज अपनी कब्र का भी इनको एड्रेस नहीं मिल रहा है। तो ये भारतीय जनता पार्टी की प्रबल इच्छा शक्ति है, जो आपको ग्राउंड पे प्रैक्टिकल दिख रही है। इसे हम कंपेयर नहीं कर सकते हैं कांग्रेस के साथ। सुनील जी, ये क्या अभी अभी जानकारी मिली है कि ये सारा कुछ नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी के कार्यकाल में होता रहा है, जो आपके कार्यकाल में नहीं हो रहा है, और आप ही ने दोनों के साथ मिलकर के सरकार भी बनाई है? नहीं, ऐसी बात नहीं है। मैं ये कहना चाह रहा था कि जो नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी हो, इन्होंने ग्लोरीफाई किया है, इन्होंने फ्लोरिश किया है इस आतंकवाद को। भारतीय जनता, इसमें कोई शक नहीं कि भाई 2014 में जो लोगों का जो मैंडेट था उसको हमने आदर किया और एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम में इनके साथ सरकार बनाई। लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा, जो भारतीय जनता पार्टी का जो एजेंडा है, भारतीय जनता पार्टी नेशन फर्स्ट के नारे को लेके, चाहे वो कन्याकुमारी हो चाहे कश्मीर हो, उसको बिल्कुल उसी नज़रिए से देख के काम करती है। आपने देखा होगा जब नेशनल कॉन्फ्रेंस या पीडीपी कांग्रेस के साथ रही या किसी अन्य दल के साथ रही, उन्होंने यहाँ पे वो हीलिंग टच पॉलिसी लाई, यहाँ पे सरेंडर्ड एप्रीहेंडेड टेररिस्ट्स को यहाँ पे उन्होंने फीड किया। तो भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी सरकार है, आपने देखा होगा, हम इसकी ज़्यादा चर्चा क्या कर सकते हैं, 370 जिसके लिए इन्होंने पूरी 70 साल की राजनीति की है, उसको भी उखाड़ के फेंक दिया है। तो ये आपको मानना पड़ेगा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस या कांग्रेस, ये पीडीपी, वो कांग्रेस के साथ रहते हैं, तो यहाँ पे अलगाववाद को, आतंकवाद को बढ़ावा मिलता है। भारतीय जनता पार्टी इसके विरुद्ध चलती है और ग्राउंड पे भी इसकी विजिबिलिटी आपको साफ साफ दिखती है। सुनील जी, आप भी मानते हैं कि सिलेक्टिव किलिंग अभी जारी है, पूरी तरह से एलिमिनेट नहीं हो पाई है। क्या आपको लगता है कि अगर वक्त लगेगा तो उनको भी वक्त दिया जाना चाहिए, जो मुलाजिम भय
से भयभीत होकर के कश्मीर को छोड़ करके जम्मू में कितने दिनों से प्रोटेस्ट कर रहे हैं? क्या हमने भी इस बात को माना है कि अभी आतंकवाद जड़ से खत्म नहीं Right, हुआ है, right. लेकिन एक अभियान चला हुआ है। आज पूरा देश जानता है, कश्मीर जानता है, जम्मू कश्मीर की सारी जनता जानती है कि जिस प्रकार से मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, गृह मंत्रालय कश्मीर को टैकल कर रहा है। आपने देखा होगा, एक तरफ से हमारे पास चैलेंज है यहाँ पे कोई सिविलियन किलिंग न हो, दूसरी तरफ से हमारे पास चैलेंज है कि आतंकवाद को भी खत्म करना है। तो दोनों चैलेंजेस को स्वीकार करके उस मार्ग पे चल रही है भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार। टारगेटेड किलिंग्स अभी भी छिटपुट चल रही है। आज भी एक टारगेटेड किलिंग जो पूरनचंद भट्ट की हुई है, इसमें कोई शक नहीं। जो यहाँ पे प्रवासी कर्मचारी है जो आज हड़ताल पे हैं, बिल्कुल वो भय में है, इसमें कोई शक नहीं, क्योंकि उनके भी साथियों को निशाना बनाया गया। लेकिन इसके साथ साथ मैं आश्वासन दिलाना चाहता हूं आपके माध्यम से उन लोगों को भी कि जिस प्रकार से सिक्योरिटी फोर्सेस, सुरक्षा एजेंसीज ने कमर कसी हुई है, आने वाले दिनों में मुझे लगता है कि आपको यहाँ पे भय मुक्त एक वातावरण मिलेगा, आतंकवाद मुक्त, अलगाववाद मुक्त, जमात मुक्त और ये OGWO नेटवर्क मुक्त जम्मू कश्मीर और कश्मीर मिलेगा। विशेषकर जिस प्रकार से एक अभियान जो चला हुआ है, एक सपोर्ट स्ट्रक्चर जो आतंकवाद का होता था, जिस सपोर्ट स्ट्रक्चर को इन नेशनल कॉन्फ्रेंस और ये PDP जो आज गुपकार, सो कॉल्ड गुपकार कहते हैं, इस गुपकार ने ग्लोरीफाई किया था, उसको थोड़ा सा समय और लगेगा। मुझे लगता है कि जो प्रवासी कर्मचारी है उनके लिए वातावरण अच्छा मिलेगा। यहाँ गुपकार की आज मीटिंग हुई, उस मीटिंग में उन्होंने कहा कि सरकार के कार्यकाल में सांस लेना भी मुश्किल हो गया है। और दूसरी बड़ी बात उन्होंने ये कहा कि गुजरात में अगर ड्राई एरिया है, ड्राई स्टेट है, तो जम्मू कश्मीर के ग्रोसरी में भी, दुकानों में भी आप बियर और वाइन बेचेंगे। गुपकार अब गुपकार नहीं रहा है, गुपकार अलायंस जिसका बाहर बहुत बड़ा बोलबाला है, ये दो परिवारों का एक गठबंधन है, टू फैमिलीज अलायंस है, जिन दो परिवारों ने जम्मू कश्मीर के गरीबों का खून चूसा है। उन दो लोगों ने जब उनका तख्ता खिसक गया, उन्हें लगा कि हमें गठबंधन करना चाहिए, तो उन्होंने गठबंधन किया। उनकी मीटिंग हो, मीटिंग केवल 3 या 4 लोग बैठे होते हैं। वो जो अपने विचार प्रकट करते हैं, मैं बार बार कहता हूँ, मैं चुनौती देता हूँ कि वो विचार प्रकट करें लोगों के बीच में, जो लोग उनको सुनने आए, क्योंकि राजनीति की कोई भी वैल्यू तब मानी जाती है जब वो भीड़ के बीच में अपने विचार प्रकट करता है। केवल मीडिया के सामने या किसी माइक के सामने बोलना, उसे इतना बड़ा मुझे नहीं लगता कि हाइप मिलनी चाहिए। जहाँ तक ग्रॉसरीज या डिपार्टमेंटल स्टोर्स की बात की उन्होंने, हर डिपार्टमेंट अपना प्रॉफिट देखने के लिए कोई नए नए मैकेनिज्म ढूंढता है। टूरिज्म अपने हिसाब से देखता है, ट्रांसपोर्ट अपने हिसाब से देखता है, बाकी भी डिपार्टमेंट। इसी प्रकार से एक्साइज डिपार्टमेंट ने अपने डिपार्टमेंट का प्रॉफिट बढ़ाने के लिए एक प्रपोजल लाया सैक के सामने, जिसको अभी स्वीकार नहीं किया गया है, अभी अप्रूव नहीं हुआ है। एक प्रपोजल है, एक डिपार्टमेंट का प्रपोजल है, इसमें इतना बवाल मचाना मुझे नहीं लगता कि ये कोई सार्थक बात है। हाँ, एक बात मैं आपको ज़रूर कहना चाहूँगा, जो अलगाववाद का एजेंडा था, जिन्होंने कश्मीर पे ये लागू किया कि भाई यहाँ पे इस प्रकार की सेल नहीं होनी चाहिए, यहाँ पे कोई थिएटर नहीं चलना चाहिए जी। उस एजेंडे को भी नेगेट करने के लिए हो सकता है इस डिपार्टमेंट ने ये स्टेप उठाया हो, लिबरलाइजेशन की तरफ ये स्टेप उठाया हो। आज आप देख रहे हो पीछे यहाँ पे माननीय LG साहब ने 2 थिएटर इनाग्रेट किए, लोगों ने उसका वेलकम किया। तो उस संदर्भ में भी हमें इसे देखना चाहिए। लेकिन मैं एक बात को स्पष्ट करना चाहूँगा, जितना मुझे ज्ञात है अभी तक ऐसा कोई ऑर्डर नहीं निकला है, एक डिपार्टमेंट का प्रपोजल है, इसलिए इसको अभी प्रपोजल के नज़रिए से देखना चाहिए। जब ऐसा होगा तब इस पर टिप्पणी हम कर सकते हैं। सुनील जी, राजनीतिक दृष्टि से भारतीय जनता पार्टी का मिशन कश्मीर के आप नायक हैं, और जो बारामूला में रैली हुई है, क्या उससे परिवर्तन नजर आया आपको? बारामूला की रैली एक संकेत है पूरे देश के लिए, जम्मू कश्मीर के लिए। 370 एब्रोगेशन की घोषणा जिस व्यक्ति ने की पार्लियामेंट में, लोकसभा में, राज्यसभा में, उसी व्यक्ति को देखने के लिए, सुनने के लिए, उससे उम्मीद जोड़ने के लिए लोग उमड़ पड़े। इतनी भीड़ उमड़ पड़ी कि हम अंदाज़ा नहीं कर सकते। हमारे पास जगह जो है, सभा स्थल जो था वो कम पड़ गया, इतनी भीड़ उमड़ पड़ी। और ये सारी भीड़ जो थी विनोद जी, ये सेल्फ मोटिवेशन से आई हुई थी। इस भीड़ को कहीं मैनेज नहीं किया गया था, क्योंकि हमारे पास समय बहुत कम था। जी। ये साफ संकेत है
कि जम्मू कश्मीर की राजनीति का यू टर्न, एक मोड़ नया मिला है, जिस राजनीति को यहाँ पे सो कॉल्ड मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टीज़ ने, चाहे वो फारूक अब्दुल्ला साहब की पार्टी, चाहे वो मुफ्ती साहब की पार्टी, जिनका आधार यहाँ पे अलगाववाद, आतंकवाद, जमात, करप्शन, नेपोटिज्म, फेवरेटिज्म ये चीज़ थी, इसको टोटल बिल्कुल ब्रेक करके, तोड़ करके जो आदरणीय अमित शाह जी ने एक नई दिशा दी है, उसको एक्सेप्ट करने के लिए लोग उमड़ पड़े। ये संकेत है सारे जम्मू कश्मीर की जनता के लिए और विशेषकर देश की जनता के लिए कि कश्मीर की जनता ने इस नई दिशा की राजनीति को एक्सेप्ट किया है। इस नई दिशा की राजनीति पे कश्मीर अमन, भाईचारा, रोजगार और करप्शन फ्री एक वातावरण चाहता है। सुनील जी, कश्मीरी आवाम को में कहा जाता है, कहावत है, एक दो लीडर ने कहा था कि 1.5 लाख बंदा मेरे साथ भी, उसने कहा वो भी मेरे साथ गए, सबके साथ चलते हैं, लेकिन ये राजनीतिक तौर पर बड़े साउंड है। क्या आपको लगता है कि ये भीड़ वोट में परिवर्तित हो पाएगी? जो एक कहावत है, ये मुझे लगता है कि बीजेपी के लिए अभी हमें इसे फिट नहीं मानेंगे, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि सारी जनता सबके साथ। जी, ये पहली ऐसी रैली हुई फॉर द फर्स्ट टाइम इन द पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ कश्मीर सिंस लास्ट 40 ईयर्स। ऐसी रैली अभी तक नहीं हुई है जी, और विशेषकर भारतीय जनता पार्टी के लिए। जिस भारतीय जनता पार्टी को अछूत माना गया, जिस भारतीय जनता पार्टी के लिए यहाँ पे विरोधियों ने, आतंकवादियों ने पता नहीं कितने हथकंडे अपनाए, उस भारतीय जनता पार्टी के लिए इतनी भीड़ इकट्ठी होना, वो कहावत को नेगेट करता है। वो कहावत बीजेपी के लिए फिट नहीं बैठती है। वो कहावत कांग्रेस के लिए, एनसी के लिए, पीडीपी के लिए या दूसरी कोई अन्य नई पार्टियां बनी है उनके लिए फिट बैठ सकती है। भारतीय जनता पार्टी के साथ जो वर्कर निकलेगा उसको मतलब एक जिसे कहेंगे कन्विक्शन से निकलता है, कन्विक्शन से। ये कोई दिखावे के लिए नहीं निकलता है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ना यहाँ पे एक बहुत बड़ी चैलेंज मानी जाती थी। उस चैलेंज को स्वीकार करके भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ना, ये उस कहावत को मुझे लगता है कि अभी यहाँ ये फिट नहीं बैठती है। ये भारतीय जनता पार्टी के लिए लोग आए हुए हैं। आदरणीय गृह मंत्री जी से जो उम्मीदें हैं, अपेक्षाएं हैं, उन अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए उनकी जो मांग थी, उनकी जो उम्मीदें थी, उनको उनसे जोड़ा जाए। मुझे लगता है कि ये ठीक रहेगा। क्या आपको नहीं लगता है कि इस बार आपको उम्मीद है कि भारतीय जनता पार्टी विधानसभा में अपना खाता खोल पाएगी, और क्या इस रैली का उसमें प्रभाव रहेगा? डेफिनेटली विनोद जी, मैंने पहले भी आपके इंटरव्यू में कहा है और मैं आज भी चाहूँगा आप रिकॉर्ड रखें इस बात को जी, और बड़ी जिम्मेदारी के साथ मैं ये बात कहूँगा। भारतीय जनता पार्टी सिर्फ खाता नहीं खोलेगी, ये 1-2 सीट्स नहीं, हम सीट्स लेंगे यहाँ पे, सीटें लेंगे यहाँ पे, और अच्छी खासी सीटें लेंगे। कम से कम जो हमने प्रण किया है कि जिन लोगों ने यहाँ पे कश्मीर को तबाह बर्बाद किया है, अब उनकी राजनीति को तबाह बर्बाद करके भारतीय जनता पार्टी की सीटें जो यहाँ से निकलेंगी, वो एक नई दिशा के लिए एक आगाज़ होगा। और मैं दोबारा कहूँगा, पुनः आपको ये आश्वासन भी दूंगा, अपने लोगों को भी, कि भारतीय जनता पार्टी यहाँ से सीटें निकालेगी। जी, आप रिकॉर्ड ये बात जी, कहेंगे गृह मंत्री अमित शाह ने अपने संबोधन में ये कहा था कि पहाड़ी जो ट्राइब है उनको एसटी का दर्जा मिलेगा। क्या ये भी राजनीतिक गणित बदल सकता है अगर इनको दर्जा मिलता है तो? नहीं, देखिए, किसी भी सेक्शन के साथ इंसाफ करना राजनीतिक दृष्टि से नहीं देखना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी कभी भी कोई काम राजनीतिक दृष्टि से नहीं करती है। हाँ, ये लोग बेचारे बहुत देर से इंसाफ की मांग कर रहे थे। इनके लिए एक डेजिग्नेटेड बोर्ड बनाया गया था, एक ट्राइब है ये, और बड़ी लंबे समय से इनकी आवाज़ थी। तो आज भारतीय जनता पार्टी ने इस आवाज़ को सुना है। हाँ, इसके बदले में पहाड़ी लोग भारतीय जनता पार्टी को क्या देते हैं, ये उनकी कॉन्शियस, उनकी ज़मीर क्या कहेगी, वो हम उस वक़्त देखेंगे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने किसी भी राजनीतिक इच्छा से कोई भी काम न किया है और न करेंगे। सुनील जी, आपने एक प्रयोग किया, डीडीसी इलेक्शन में राजनीतिक आरक्षण एसटी को दिया और वो प्रयोग शायद विफल हो गया। उसके बाद आपने ये दूसरा तुर्प का इक्का फेंका है। नहीं, देखिए, नहीं, आप देखिए इससे कितनी सीटें प्रभावित होती हैं जी। केवल 4 जिलों में यहाँ पे ये करना सीट देख लीजिए, उड़ी सीट देख लीजिए, और राजौरी पुंछ की कुछ सीटें, और थोड़ा सा लोलाब का कुछ एरिया। तो ये कोई बहुत बड़ा कोई स्टेप नहीं है। एसटी की जो बात आपने डीडीसी इलेक्शन में कही, एसटी को पूरे देश में यहाँ पे
आरक्षण मिल रहा था, केवल जम्मू कश्मीर में नहीं मिल रहा था। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 2 परिवारों ने फैसला करना था जी। उन 2 परिवारों की मोनोपोली को ख़त्म करके और संविधान के दायरे में जम्मू कश्मीर को भी मतलब देखकर ये आरक्षण एसटी को दिया। जहाँ तक पहाड़ी लोगों की बात है, पहाड़ी लोगों की डिमांड थी। पहाड़ी लोग बॉर्डर मतलब फ्रंट लाइन, वो जिन्हें हम सोल्जर मानते हैं, बॉर्डर्स में रहते हैं, वो अलग उनका पहनावा, उनका बोलचाल, उनका खान पान, उनका हर कोई एक ट्राइब, एक पूरा कबीले की तरह है। उनकी डिमांड थी कि ये एसटी मिलना चाहिए। और जो जीडी शर्मा की कमीशन ने जो रिकमेंड किया है, मुझे लगता है कि उसे केंद्र सरकार बहुत जल्दी स्वीकार करके ऐसे लोगों को ये इंसाफ मिले, इतना ही हमारा मकसद है। इससे ज़्यादा कोई ज़्यादा मकसद नहीं। सुनील जी, आपने कहा कि इतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, तो फिर आपके पास ऐसे कौन से कर्मठ कार्यकर्ता आपने इतनी जल्दी तैयार कर लिए कि वो कश्मीर में भी आपको सीटें दिलवाएंगे, जिस पार्टी को यहाँ पे अछूता समझा जाता है? देखिए, हमने कोई बहुत बड़ा कमाल नहीं किया। ये कमाल आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का है, आदरणीय अमित शाह जी का है, जिन्होंने, मैंने पहले ही कहा कि जब एक दिशा बदल जाती है, उस दिशा में लोग फिर जब उन्हें लगता है कि हमारा जो अधिकार हमें यहाँ पे मिलेगा, हमारा भविष्य इसमें बहुत ज़्यादा सेफ है, तो लोग उस दिशा को एक्सेप्ट करते हैं, अडॉप्ट करते हैं। वही दिशा 5 अगस्त 2019 को आदरणीय अमित शाह जी ने यहाँ पे एक तय कर ली है एब्रोगेशन के बाद, जिस दिशा में यहाँ पे बुज़ुर्गों को, नौजवानों को, महिलाओं को, हर व्यक्ति को लगता है कि हमारा भविष्य सेफ है, हमारी जनरेशन सेफ है। उस आधार पे जितना भी मेरा यहाँ पे भ्रमण होता है, घूमना होता है जगह जगह पे, आज भी अभी मैं उधर खान साहब से आया हूँ, बहुत इंटीरियर एक गांव में गया हुआ था, वहाँ पे भी जन सैलाब उमड़ा हुआ था और उनको मुझसे कोई अपेक्षा भी नहीं थी। इस सब को आखिरकार, हम भी एक पॉलिटिकल एनिमल हैं, उस सब को पूरा जांच करके हम मानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी यहाँ से सीटें लेगी, और ये मैं बिल्कुल आश्वस्त हूँ इस बात से। सुनील जी, आपने बड़े टीम ए, टीम बी, टीम सी, टीम डी बनाई है, क्या कश्मीर में आप अपनी पोल अलायंस करेंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी, वैसे तो मैं एक बहुत छोटा कार्यकर्ता हूँ, हायरार्की में मैं बहुत नीचे हूँ, मैं कोई भी घोषणा, ये आपका बड़ापन है, मैं कोई भी घोषणा यहाँ पे ऑन रिकॉर्ड नहीं करूँगा, लेकिन जितना मुझे ज्ञात है, हम बिल्कुल अपने दम पे चुनाव लड़ेंगे। हमारी कोई भी टीम नहीं है। ये कश्मीर में जितनी भी पार्टीज़ बनी हैं, ये केवल आपस में आरोप प्रत्यारोप लगाने के लिए बीजेपी का सहारा लेते हैं। न हमें टीम ए का पता है, न हमें टीम बी का पता है। हमें ए से जेड तक 26 टीमें जो हैं वो बीजेपी की है, मींस बीजेपी ओनली, भारतीय जनता पार्टी। हमने अपनी कोई टीम नहीं बनाई है, ना हम किसी को एक्सेप्ट करेंगे। भारतीय जनता पार्टी चाहेगी, हम चाहेंगे, हम अपने दम पे सरकार बनाएंगे। और इस वक्त तक जो हमें लगता है विनोद जी, मैं बिल्कुल आश्वस्त हूँ, हम आराम से अपने दम पे सरकार बनाएंगे और हमें किसी टीम की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इनको सिर्फ अपना यहाँ पे उल्लू सीधा करने के लिए एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाने का ये कारोबार है इनका, जिसमें मुझे लगता है कि हमें बीच में पड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। आखिरी सवाल सुनील जी, सुना है एमएचए में आपकी बड़ी डायरेक्ट इन्फ्लुएंस है आपका, तभी शायद पाडर को एसटी का स्टेटस देने का नहीं कोई इंडिकेशन दिया गया है? नहीं सर, ऐसा नहीं है विनोद जी। देखिए, जब जीडी शर्मा कमीशन बना, जीडी शर्मा कमीशन ने इनवाइट किया सबको कि भाई आप जो यहाँ पे ओबीसीज के लिए भी तो 27 कास्ट गई, जो अभी डेजिग्नेटेड कास्ट हैं वो भी गई, पहाड़ी लोग भी गए। जो पाडर की बात है, पाडर की बात वहाँ के लोगों ने जीडी शर्मा कमीशन के सामने रखी, मैंने नहीं रखी है। वो मुझे ये भी नहीं पता है वो कब गए और क्यों गए, और उसको और ज़्यादा बल मिले इसके लिए मैंने अपने गृह मंत्री जी से ये बात रखी और ये प्रयास किया कि ये होना चाहिए। अदरवाइज़ वैसे मेरा कुछ नहीं है इसमें रोल, वहाँ के लोगों ने किया, क्योंकि वो एक पार्ट था एक पैरागन का, जिसमें पांगी चंबा में है, वो आज एसटी का दर्जा लेके बैठे हैं। यहाँ पे ज़ांस्कार है, कारगिल का पार्ट, वही पार्ट एक पाडर था जो आज तक इग्नोर हुआ था और उसे मिलना चाहिए। उसी के जस्टिस के लिए मैंने कहीं पे बात रखी, अदरवाइज़ इससे ज़्यादा मैंने कुछ नहीं किया। सुनील जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद।